Hello friends and hello dear students. Good morning to all of you and good morning to everyone. Friends, मैं गौरव कुमार सिंह एक बार फिर से आप ही के चैनल एस्पायरेशन फिजिक्स क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वह इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। तो पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर के लिए उसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ में रिलेशन। तो फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वह होगा रेखीय आवर्धन के बारे में, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है रेखीय आवर्धन है। तो यहाँ मैं लिखता हूं रेखीय आवर्धन, इसको हम लोग कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। तो फ्रेंड्स, ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ के आया है ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, कब इमेजिनरी होता है, कब रियल इमेज होता है, तो इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ के आया है। तो आज हम पढ़ेंगे जब रेखीय आवर्धन यानी लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ के आया है कि जो ऑब्जेक्ट की लेंथ होती है और जो इमेज की लेंथ होती है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वही रेशियो हमारा क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन। यानी जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है और जो वस्तु की लंबाई होती है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वह अनुपात क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन, जिसको हम कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। तो डिफिनीशन कैसे इसका दे लिया जाएगा? करते हैं। तो फ्रेंड्स, डिफिनीशन क्या होता है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है और जो वस्तु की लंबाई होती है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वही अनुपात हमारा क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। और इसे इस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, यानी हम लिख सकते हैं इसके बाद से कि जो रेखीय आवर्धन होता है, यानी अब लिखेंगे अर्थात जो रेखीय आवर्धन है फ्रेंड्स, रेखीय आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अब प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी, प्रतिबिंब की लंबाई और अपान क्या हो जाएगा? वस्तु की लंबाई। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। जैसे इसके पहले हम लोग जब कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर पढ़े थे तो उस पे हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया था, और उस डिस्कशन में काफी टाइम्स ये आए थे कि हमारे रियल इमेज क्या है, इमेजिनरी इमेज क्या होते हैं, और साथ ही साथ जो सीधा प्रतिबिंब होता है और जो उल्टा प्रतिबिंब होता है, इनके बारे में भी हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया था। तो फ्रेंड्स, जब हम रेखीय आवर्धन की बात करते हैं तो इसमें जो सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी सीधा प्रतिबिंब के लिए हमेशा आवर्धन क्या होता है? धनात्मक होता है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या रिमेंबर रखेंगे कि जब भी हम सीधे प्रतिबिंब की बात करेंगे तो सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। और जब हम उल्टे प्रतिबिंब की बात करते हैं तो अब यहाँ लिखते हैं हम उल्टे प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होता है वो सदैव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को फ्रेंड्स आप लोग वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए, और इस वीडियो का आपका जो भी पीडीएफ होगा वो पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाय हैंड राइटिंग मिल जाएगा। आप वहां से लिंक ओपन करके पीडीएफ डाउनलोड करके आप नोट्स बना भी सकते हैं। तो अब इसके बाद से हम चलते हैं आवर्धन के लिए सूत्र के निगमन पे। तो अब इतनी बात हमारी समझ में आ गई होगी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे इस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। और जो रेखीय आवर्धन होता है बराबर क्या हो गया? प्रतिबिंब की लंबाई और अपान क्या हो गया? वस्तु की लंबाई।
और इसमें दो पॉइंट है फ्रेंड्स, उसको आप रिमेम्बर किए रहिएगा कि जब भी हम सीधे प्रतिबिंब के लिए बात करेंगे तो आवर्धन हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, और जब भी हम उल्टे प्रतिबिंब की बात करेंगे तो आवर्धन हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो अब इतना राइट डाउन करिए और उसके बाद से फिर हम आगे चलते हैं हम आवर्धन के लिए सूत्र के निगमन के लिए। आवर्धन के लिए सूत्र का निगमन, आवर्धन के लिए सूत्र का निगमन यानी डेरिवेशन फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। तो यहाँ हेडिंग डाल दिया गया फ्रेंड्स, आवर्धन के लिए सूत्र का निगमन। तो अब आवर्धन के सूत्र का निगमन क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखी आवर्धन का डिफिनीशन पढ़ा कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो अब उसी फार्मूले को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब कहा जाएगा कि हम एक अवतल दर्पण लेते हैं जिसका द्वारक क्या है, यम डैश है। तो हमने यहाँ पे यम डैश का एक अवतल दर्पण बनाया है। तो अवतल दर्पण में क्या कहा जाता है फ्रेंड्स कि इसका जो अंदर का सरफेस होता है वो कैसा होता है, परावर्तक होता है, और बाहर का सरफेस कैसा होता है, पॉलिश किया हुआ होता है। तो अब इसका बाहर का सरफेस कैसा हो जाएगा, पॉलिश किया हुआ हो जाएगा, और अंदर का सरफेस कैसा हो जाएगा, परावर्तक हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। अब कहता है इस दर्पण का या इस अवतल दर्पण का अपना एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो हम यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस इसका ड्रा कर देते हैं, और दर्पण के जिस बिंदु पर यह प्रिंसिपल एक्सिस काटती है उसको हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव, जिसको हम कहते हैं कैपिटल पी से। फिर कहा जाता है इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखा है, इस पे हम एक वस्तु रख देते हैं ए और बी। तो दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु हमने रख दिया है ए बी, और इस वस्तु से जो आपतित प्रकाश की किरणें चलेंगी, यानी इस वस्तु पर जो प्रकाश की किरण चलती है, तो यह जो प्रकाश की किरण है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। तो यह दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है, टकराने के बाद फिर परावर्तन के नियम से क्या होती है, परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के फोकस एफ से होते हुए क्या होती है, गुजर जाती है। तो यह हमारा क्या हो गया, फोकस एफ हो गया। और फिर कहा जाता था एक दूसरी प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र से होकर जाता है और दर्पण से फिर टकराकर उसी मार्ग से वापस लौट आता है। यानी जिस मार्ग से जाता है उसी मार्ग से वापस लौट आता है। तो यह दोनों किरणें एक दूसरे को जहां पर काटती हैं वही हमारा उस वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, जो कैसा होता है, वस्तु की सापेक्ष कैसा होता है, उल्टा होता है, तथा वास्तविक होता है, तथा वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। तो यह हो गया हमारा ए डैश और बी डैश, यह हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। तो अब हम प्रूव करेंगे आवर्धन के लिए फार्मूला। तो फ्रेंड, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था परावर्तन का नियम कि आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु से टकराकर वापस चली जाती है उसी माध्यम में, और उस पर हम अविलंब ड्रा करते थे तो उनके बीच का कोण क्या होता था, बराबर हो जाता था। तो जिस बिंदु से टकराकर और फिर उसी माध्यम में वापस जाता था तो उसको हम आपतन बिंदु कहते थे। अब वो केस हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, आप देखिएगा। तो जैसे कहा गया फ्रेंड्स, अब एक प्रकाश की किरण है जो इस बिंदु बी से आती है और इस ध्रुव पी पर क्या करती है, टकराती है। तो देखो अब यह दर्पण है तो यह हमारा आपतित हो गया है। अब यहाँ पे हमारा आपतन बिंदु से टकराया था और फिर उसी माध्यम में वापस चला जाता था, ऐसे ही यही होता था। तो अब देखो ये आया, ये हमारा क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। और फिर इस दर्पण के ध्रुव पी से जब टकरा कर यह वापस जाता है तो यह जो वापस जाने वाली किरण है यह इस प्रतिबिंब से होते हुए क्या होता है, गुजरता है। तो यानी यह हो गया हमारा आपतन और यह हो गया हमारा परावर्तित किरण हो गया। क्लियर है। तो अब वहां पढ़ा गया था ना कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी अब यह जो कोण होगा इस कोण के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो अब हम पहले परावर्तन का नियम यहाँ लिख देते हैं।
जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रेंड, परावर्तन के नियमानुसार। देखो परावर्तन का नियम क्या कहता है फ्रेंड्स कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो आपतन कोण हमारा ये है और परावर्तन कोण ये है, यानी जो हमारा एंगल बीपीए होगा वो बराबर हो जाएगा किसके फ्रेंड्स, इस एंगल के। यानी देखो यहाँ बी डैश पी और ए हो रहा है, तो बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी डैश पी और ए क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा परावर्तन के नियम से। तो अब जब परावर्तन का नियम हो गया तो अब हम लिख सकते हैं अतः। तो जब परावर्तन का नियम फ्रेंड्स हम लोग का क्लियर हो गया है कि यह कोण इस कोण के बराबर हो गया है, हमने परावर्तन के नियम से लिख दिया। अब हम लिखेंगे अतः, अब एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ए बी और पी। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए पी बी तथा, अब देखो ए पी बी तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, या ऐसे करो ए डैश पी और बी डैश। तो त्रिभुज ए डैश पी और बी डैश कैसे हो जाएंगे फ्रेंड्स, समकोणिक होंगे, समकोणिक है। तो देखो क्या कहा गया है कि बी पी ए तथा ए डैश पी बी डैश कैसे हो जाएंगे, समकोणिक हो जाएंगे, क्योंकि परावर्तन का नियम हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो जब समकोणिक हो जाएंगे फ्रेंड्स तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो देखो लेंगे आप ए डैश बी डैश और अपान क्या हो जाएगा, ए बी, यानी यह ए डैश बी डैश बटा किसके हो जाएगा, ए बी के, और फिर ए डैश पी किसके बराबर बटे हो जाएगा, ए पी के हो जाएगा। तो ए डैश पी और अपान क्या हो जाएगा, ए पी के। इक्वेशन नंबर हम क्या बना देते हैं, 1 बना देते हैं। अब हम इस पे कंसीडर कर लेते हैं कि यह जो ए बी है इसकी लंबाई हम क्या मान लेते हैं, x1 मान लेते हैं। तो जो प्रतिबिंब है इसकी लंबाई हम क्या मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब चिन्ह परिपाटी से हम पढ़े थे कि अगर ऊपर हमको मिलता है तो पॉजिटिव और नीचे मिलता है तो साइन क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। तो देखो अब इस पॉइंट से ऊपर जो भी होगा पॉजिटिव और इस पॉइंट से नीचे जो भी होगा उसको हम नेगेटिव करेंगे। तो इस पॉइंट से ऊपर हमारा वस्तु है वह पॉजिटिव हो जाएगा और इस पॉइंट से नीचे हमारा प्रतिबिंब है तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से। तो चिन्ह परिपाटी से क्या लिख देंगे फ्रेंड्स कि जो हमारा ए बी है बराबर क्या हो जाएगा, प्लस x1, इसको हम क्या किए हैं, माने हैं, माना, ठीक है, x1 हमने माना है। और फिर जो हमारा ए डैश बी डैश है बराबर माइनस x2, इसको भी हमने क्या किया है, माना है। कि माना वस्तु की लंबाई x1 है तथा प्रतिबिंब की लंबाई x2 है। तो चिन्ह परिपाटी से वस्तु की लंबाई पॉजिटिव और इमेज की लंबाई क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो चिन्ह परिपाटी से हमने यहाँ पे ए बी बराबर प्लस x1 और ए डैश बी डैश बराबर माइनस x2 रख दिया है। तो अब हम कहेंगे फ्रेंड्स, अब हम इमेज को क्या करते हैं, इरेज करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखो अब ए डैश बी डैश और अपन क्या है, ए बी है। तो इसके जगह पे हम x1 और x2 रखते हैं। तो देखो ए डैश बी डैश माइनस x2 है, तो अब यहाँ पे कर देंगे हम माइनस x2 अपन ए बी का मान कितना है, प्लस x1 है, यहाँ पे हम लिख दिए प्लस x1 इक्वल टू। देखो अब ए डैश पी है ना, तो ए डैश किसके लिए बता रहा था, प्रतिबिंब के लिए। तो अभी यहाँ फिगर ऐसे बना हुआ था, यह पी था, ऐसे फिगर यहाँ बना था फ्रेंड्स, ये हमारा ए डैश और बी डैश था। तो अब कहा जाता है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा था बी और ए, क्लियर है फ्रेंड। तो कहा जाता है ध्रुव पी से और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होती है भाई, ध्रुव पी से और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, भी से करते हैं। और फिर इस वस्तु से जो ए से और इस ध्रुव के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी, जिसको हम यू से करते थे, इसको हम पिछले केस में डिस्कशन किए थे।
तो अब देखो जो ए डैश पी होगा उसके जगह पे क्या रखेंगे, हम v रखेंगे, और जो एपी होगा उसके जगह पे हम क्या रख देंगे, u रख देंगे। तो अब यहां से हम इसको इरेज करते हैं। तो अब यहां से हम रखेंगे, देखो ए डैश पी है ना, तो यहां मैं लिख देता हूं कि ए डैश पी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी, और जो एपी हो जाएगा ये बराबर माइनस यू के हो जाएगा, क्योंकि दर्पण के बाईं ओर है ना फ्रेंड, तो बाईं ओर होगा तो सारी दूरियां कैसी होंगी, निगेटिव होंगी। तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी निगेटिव हो गई। तो अब यहाँ पर रखते हैं माइनस बी, और अपन माइनस क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए यह माइनस इस माइनस को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो क्या बच जाएगा, माइनस x2 अपान x1 इक्वल टू क्या हो गया, v अपान यू। अब दोनों पक्षों में अगर हम माइनस से गुणा करते हैं तो इधर माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बच के आ जाएगा, x2 अपान x1, और इधर माइनस करेंगे तो माइनस b अपान क्या रहेगा, u। और यही हमारा क्या है, आवर्धन के लिए सूत्र का निगमन है। और यही जो x2 अपान x1 है, देखो x2 हमारा किसके लिए था, प्रतिबिंब के लिए था, और x1 किसके लिए था, वस्तु के लिए था। तो प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई बराबर क्या होती है, आवर्धन होती है। तो हम r करके इसको लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू माइनस बी अपान यू, और यही हम किसके बराबर है, x2 अपान x1 के। यहाँ पर लिख देते हैं x2 अपान x1। तो यही फ्रेंड्स हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि आवर्धन के लिए फार्मूला। तो यही हमको क्या करना था फ्रेंड्स, प्रूव करना था कि m इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपान यू। यही सेम फार्मूला हमारा किसके लिए होता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए होता है, यानी उत्तल दर्पण के लिए भी यही होता है। तो ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ये होता है। तो अब फ्रेंड्स इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो हमारी पसंद आती हो, नोट्स पसंद आती हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही साथ बेल आइकन में प्रेस करिए, जिससे आपको हर वीडियो की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।